हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी जो 300 MCQs की रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसके फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं रेडियोग्राफर्स के, उनके प्रिपरेशन के लिए एक सेलेक्टेड 300 MCQs की सीरीज़ शुरू करी है हमने, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है और हर पार्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो पार्ट इनका प्रीमियर है वो होगा डेली 7 o'clock। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पोस्ट में पोल अपलोड किया था और उसके अंदर जो मैक्सिमम परसेंटेज वाला जो टाइमिंग है, जो मैंने शेड्यूल पूछा था क्लास को प्रीमियर करने का, तो उसमें जो मैक्सिमम वोट्स हैं वो मिले हैं 7 o'clock को। ठीक है, तो ये जो प्रीमियर होगा इस सीरीज़ का वो 7 o'clock पे हुआ करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर के स्टेट और सेंट्रल लेवल के कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स का एक कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा ओनली 399 में। 399 में आपको अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। और इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जो आपका कोर्स का एक्सेस है उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद भी अगर आप बैच बाय करते हो तो आपको ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस देना पड़ेगा अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो रेडिएशन। ठीक है, प्रोमो कोड रेडिएशन लगाने पे आपको 10% ऑफ भी मिलने वाला है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एनोड इन एन एक्सरे ट्यूब इज़ टू। एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड का प्राइमरी पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एक्सरेज में बदलना, फोकस इलेक्ट्रॉन बीम या फिर इंक्रीज ट्यूब वोल्टेज। तो अगर हम बात करें एनोड के पर्पस की, तो एनोड क्या होता है भाई? एनोड विच वर्क्स एज अ टारगेट। तो एक्सरे ट्यूब में जो एनोड है, सबसे पहले तो ये रखना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और ये टारगेट के जैसे, ठीक है, टारगेट के जैसे बिहेव करता है। इसमें कैथोड से जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एनोड टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे, जिससे जो 99% जो एनर्जी है वो तो हीट में कन्वर्ट होगी एंड ऑलमोस्ट 1% एक्सरेज में कन्वर्ट होगी। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सरेज में कन्वर्ट कर रहा है। टारगेट मोस्टली कौन से उससे बना हुआ होता है? डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब का टंगस्टन, विच हैव एटॉमिक नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोकल स्पोर्ट साइज मेनली अफेक्ट। जो फोकल स्पोर्ट की साइज है वो मेनली क्या अफेक्ट करती है? कौन सा फैक्टर अफेक्ट करती है? इमेज कॉन्ट्रास्ट, स्पेक्चर रिजोल्यूशन, रेडिएशन डोज या फिर बीम एनर्जी। अगर मैं बात करूँ फोकल स्पॉट की, तो फोकल स्पॉट वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एनोड टारगेट पर हिट करते हैं। ठीक है, तो अगर स्मॉल फोकल स्पॉट होगा, स्मॉल फोकल स्पॉट है तो हमें इमेज मिलेगी शार्पर, और अगर लार्ज फोकल स्पॉट है तो हमें इमेज मिलेगी ब्लड। इसलिए फोकल स्पॉट जो है वो स्पेक्चर रिजोल्यूशन, ठीक है, किसको अफेक्ट करता है? स्पेक्चर रिजोल्यूशन को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग एमएएस इन रेडियोग्राफी रिजल्ट्स इन। अगर हम रेडियोग्राफी के अंदर एमएएस फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? इमेज डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस होगा या फिर एक्सपोजर रिड्यूस होगा। तो एमएएस को बढ़ाएंगे। एमएएस को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी बढ़ी। ठीक है, होता क्या है एमएएस? ट्यूब करंट इनटू एक्सपोजर टाइम। तो एमएस इंक्रीज करने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मोर एक्सरे फोटोन्स, मोर एक्सपोजर ऑन डिटेक्टर। तो रिजल्ट में क्या होगा कि जो इमेज की डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज ग्रिड रेशियो इन जनरल रेडियोग्राफी। जनरल रेडियोग्राफी में हम मोस्ट कॉमनली कितना ग्रिड रेशियो यूज़ करते हैं? 4:1, 6:1, 8:1 या फिर 16:1। तो अगर हम बात करें मोस्ट कॉमनली, ग्रिड करता क्या है? स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है। जो कॉमन ग्रिड रेशियो हम यूज़ करते हैं हमारे जनरल रेडियोग्राफी में, तो दैट इज़ 8:1।
द लो डिस्क्राइबिंग रेडियो एक्टिव डिके इज़, इनमें से ऐसा कौन सा लो है जो कि रेडियो एक्टिव डिके को डिस्क्राइब करता है? बॉयल्स लो, इन्वर्स स्क्वायर लो, एक्सपोनेंशियल डिके लो या फिर ओम्स लो। तो अगर मैं बात करूँ रेडियो एक्टिव डिके, तो एक्सपोनेंशियल डिके लॉ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं। ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल डिके लॉ, जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं n इज टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। यही एक्टिविटी कांस्टेंट फ्रैक्शन में रिड्यूस होती है। भाई बॉयल्स लो जो कि प्रेशर और वॉल्यूम को, गैस प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था। इन्वर्स स्क्वायर लो कि भाई इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के। और ओम्स लो तो क्या बोलता था? V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी टू डबल, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी टू रिड्यूस बाय हाफ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन इमिशन। तो अगर मैं बात करूँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ क्या हो जाता है? वो टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी 50% हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी 50% हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी टू रिड्यूस बाय हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर द जनरल पब्लिक पर ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल डोज है वो कितनी है? तो जनरल पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू ICRP एंड AERB गाइडलाइंस, तो जो पब्लिक एक्सपोजर है वो कितना है? 1 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। और रेडिएशन वर्कर के लिए 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिटी इमेजिंग विंडो विथ मेनली कंट्रोल, सिटी इमेजिंग के अंदर जो विंडो विथ है वो मेनली क्या कंट्रोल कर रहा है? इमेज ब्राइटनेस, इमेज कॉन्ट्रास्ट, इमेज रिजोल्यूशन या स्लाइस थिकनेस। तो सिटी में जो विंडो विथ है वो डिटरमाइन करता है कि कितना कितना हॉर्न्सफील्ड यूनिट रेंज डिस्प्ले होगा। तो ये क्या करता है? विंडो विथ कॉन्ट्रास्ट को। नैरो विंडो विथ है तो हाई कॉन्ट्रास्ट, और अगर वाइड विंडो विथ है तो लो कॉन्ट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इमेज कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी इमेजिंग विंडो लेवल डिटरमाइन। तो अगर मैं बात करूँ विंडो लेवल की, तो विंडो लेवल क्या हो जाता है? हॉर्न्सफील्ड यूनिट रेंज का सेंटर पॉइंट। तो ये डिसाइड करता है कि इमेज किस टिश्यू के अराउंड ऑप्टिमाइज होगी। ये सेंटर ऑफ हॉर्न्सफील्ड यूनिट रेंज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब विंडो लेवल से सिर्फ ये याद होगा भाई ब्राइटनेस, तो ये तो है ही। इसके अलावा क्या है भाई? विंडो लेवल डिटरमाइंड HU रेंज का, हॉर्न्सफील्ड यूनिट रेंज का सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर ऑफ HU रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडलिटी बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग इंट्राक्रेनियल हेमरेज इन इमरजेंसी इज। इमरजेंसी में कौन सी मॉडलिटी है जो कि बेस्ट होती है इंट्राक्रेनियल हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए? MRI, CT, अल्ट्रासाउंड या फिर PET। तो अगर मैं बात करूँ इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मतलब इमरजेंसी में सबसे पहले तो नॉन कॉन्ट्रास्ट CT करनी है हमें। इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT ब्रेन करते हैं, सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वो फास्ट होती है, वाइडली अवेलेबल होती है, फास्ट है, वाइडली अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो एक्यूट, ठीक है, जो एक्यूट ब्लड हाइपरटेंस भी दिखाई दे जाता है हमें। स्ट्रोक इवैल्यूएशन में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन भी हम इसी को मानते हैं, किसको? NCCT ब्रेन, दैट इज नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MRI TR प्राइमरीली इन्फ्लुएंस। MRI के अंदर जो रिपीटेशन टाइम है वो प्राइमरीली किसको इन्फ्लुएंस करेगा? T1 वेटिंग, T2 वेटिंग, स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन या फिर सिग्नल नॉइस। अगर मैं बात करूँ रिपीटेशन टाइम की, तो रिपीटेशन टाइम होता क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्साइटेशन पल्स। तो जो रिपीटेशन टाइम है वो डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करता है कि जो T1 रिलैक्सेशन इफेक्ट इमेज में कितना दिखेगा। मतलब अगर शॉर्ट रिपीटेशन टाइम है तो स्ट्रॉन्ग T1 वेटिंग, और अगर लॉन्ग रिपीटेशन टाइम है तो T1 इफेक्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो रिपीटेशन टाइम किसको अफेक्ट करता है? T1 वेटिंग को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। T1 वेटेड शॉर्ट TR, T2 वेटेड लॉन्ग TR।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो T2 है, जो T2 वेटिंग है, ये मेनली कंट्रोल होता है इको टाइम से। इसको इको टाइम कंट्रोल करता है। अरे यही आ गया क्वेश्चन। इन MRI इको टाइम मेनली इन्फ्लुएंसेस। इको टाइम मेनली किसको इन्फ्लुएंस करेगा? तो इको टाइम होता क्या है? RF पल्स के बाद, ठीक है, RF पल्स के बाद इको रिसीव होने तक का टाइम, ठीक है, RF पल्स के बाद इको रिसीव होने तक का टाइम, इको टाइम डिसाइड करता है T2 रिलैक्सेशन इफेक्ट। अगर शॉर्ट इको टाइम है तो लेस T2 कॉन्ट्रास्ट, और अगर लॉन्ग इको टाइम है तो स्ट्रॉन्ग T2 कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द MRI आर्टिफैक्ट कॉज बाय मेटल इम्प्लांट इज कॉल्ड। वो MRI आर्टिफैक्ट जो कि मेटल इम्प्लांट की वजह से होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन आर्टिफैक्ट, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, रिंग आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। तो बिल्कुल ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो कि मेटल इम्प्लांट्स के कारण होता है। मोशन आर्टिफैक्ट जो कि पेशेंट की मोशन के कारण होता है, पेशेंट के मूवमेंट के कारण होता है। रिंग आर्टिफैक्ट जो कि CT स्कैन में होता है ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। बीम हार्डनिंग भी जो कि CT स्कैन के अंदर होता है लो एनर्जी के रिमूवल ऑफ लो एनर्जी फोटोन्स। तो जो एवरेज एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो दैट इज बीम हार्डनिंग इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अल्ट्रासाउंड पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट अकर्स व्हेन। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट होता है वो कब होगा? जब बीम फ्लूइड से पास होगी, जब बीम बोन को हिट करेगी, जब बीम एयर को हिट करेगी, या फिर जब बीम मेटल को हिट करेगी। तो देखो, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लूइड स्ट्रक्चर्स हो गए जैसे कि सिस्ट हो गई, ब्लैडर हो गया, तो इसमें ये क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड बीम को कम अटेन्यूएट करते हैं, ठीक है, एटीन्यूएट कम करेंगे, मतलब एटीन्यूएशन कम हुआ, ठीक है। तो क्या होगा? फ्लूइड के पीछे हमें ब्राइटर इकोस दिखाई देगी, पोस्टीरियर ब्राइटर इकोस। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं? पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। तो जब बीम फ्लूइड से पास करेगी, ठीक है, जब बीम फ्लूइड से पास करेगी तो अल्ट्रासाउंड बीम को कम, तो ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड बीम को कम एटेन्यूएट करते हैं। तो एज अ रिजल्ट फ्लूइड के पीछे हमें ब्राइटर इकोस दिखाई देगी, और ये जो ब्राइटर इकोस हमें दिखाई देगी इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉस्टिक शैडोइंग इन अल्ट्रासाउंड अकर्स बिहाइंड, ठीक है। जो अकॉस्टिक शेडोइंग है वो किसके पीछे होगा भाई? फ्लूइड स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यू, बोन और कैल्कुलाई, या फिर ब्लड वेजल्स। मैं बात करूँ अकॉस्टिक शेडोइंग की, तो अकॉस्टिक शेडोइंग क्या होता है भाई? बोन या स्टोन्स अल्ट्रासाउंड बीम को एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि बोन हो गए, कैल्कुलाई, स्टोन्स हो गए, ये क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड बीम को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा कि इनके पीछे क्या हो जाती है? इनके पीछे मतलब बोन और स्टोन के पीछे क्या हो जाती है? डार्क शेडो, ठीक है, डार्क शेडो बन जाती है। जैसे कि गोल्ड स्टोन्स हो गए, किडनी स्टोन हो गए, बोन हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोन और कैल्कुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरोस्कोपीज। कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं? आयोडीन, बेरियम सल्फेट, गैडोलिनियम या टेक्नीशियम। तो अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी की, तो GI ट्रैक्ट स्टडीज़ में हम बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं जो कि एक रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। जैसे बेरियम सैलो, बेरियम मेल, बेरियम एनिमा, स्मॉल बाउल एनिमा, इन सब में हम बेरियम सल्फेट ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी एंड एक्सीलेंट म्यूकोजल कोटिंग, ठीक है। आयोडीन तो मोस्टली IV कॉन्ट्रास्ट देते हैं हम, और बेरियम सल्फेट हम ओरली देते हैं GI स्टडी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्टडी के लिए। गैडोलिनियम की अगर मैं बात करूँ तो MRI कॉन्ट्रास्ट। टेक्नीशियम की अगर हम बात करें तो ये क्या है? न्यूक्लियर मेडिसिन में जो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी इज।
ओके। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी के कंडीशन में जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो क्या होता है? डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या स्मोकिंग। तो कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी का रिस्क ज़्यादा होता है तब या तो पेशेंट को डायबिटीज़ है, या फिर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर डिहाइड्रेशन है, या फिर पेशेंट की ज़्यादा एज है, मतलब ओल्ड एज पेशेंट है। तो डायबिटीज़ किडनी को ऑलरेडी डैमेज कर सकता है। हमारे पास ऑप्शन में इन सब में से क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये देख लेते हैं हम भाई कौन कौन सा रिस्क ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ हो ही गया इसको, ठीक है, एक डायबिटीज़ हो गया, एक क्रोनिक कोई किडनी डिजीज़ है। इसके अलावा अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन है पेशेंट की बॉडी में, और अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो एक और चीज़, हाइपरटेंशन भी हो सकता है बट मेन नहीं है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग मेजर रिस्क फैक्टर। तो ये सब क्या होता है? मेजर रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की सबसे रेडियो सेंसिटिव स्टेज कौन सी है इनमें से? G1 एस, एस फेज, माइटोसिस, या फिर G0 फेज। तो देखो जो हाईएस्ट, ठीक है, माइटोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव स्टेज है वो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एम फेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। G2 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हाई है बट नॉट मोर देन माइटोसिस फेज। G1 की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ मॉडरेट और इट इज़ हाईएस्ट, ठीक है। एस फेज की अगर मैं बात करूँ तो ये तो रेडियो रेजिस्टेंट है, मतलब ये तो सबसे कम, लोवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डोज लिमिटिंग ऑर्गन इन रेडियोथेरेपी इज ऑफन। रेडियोथेरेपी के अंदर जो डोज लिमिटिंग ऑर्गन है वो ज़्यादातर कौन सा होता है? स्किन, बोन मैरो, लिवर या फिर ब्रेन। तो अगर मैं बात करूँ डोज लिमिटिंग ऑर्गन की, तो डोज लिमिटिंग ऑर्गन कौन सा होगा? जिसमें जो डोज़ है उसको हम, जिसमें जो डोज़ है वो कम से कम लगे। तो डोज़ कम से कम हम किस में कोशिश करेंगे कि भाई जो हाईली रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है उसमें डोज़ कम से कम लगे, ठीक है, जो क्या है? हाईली रेडियो सेंसिटिव। तो इनमें से जो हाईली रेडियो सेंसिटिव है वो कौन सा है? बोन मैरो। तो रेडिएशन बोन मैरो को डैमेज कर सकता है। रेडिएशन डैमेज से बोन मैरो में ल्यूकोपीनिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। इसलिए रेडियोथेरेपी में बोन मैरो डोज लिमिटिंग ऑर्गन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियोग्राफिक पोजीशन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन इज। कौन सी रेडियोग्राफिक पोजीशन है जो कि हम प्लूरल इफ्यूजन को इवेल्युएट करने के लिए प्रेफर करेंगे? सुपाइन, इरेक्ट, पी, लैटरल, डेक्यूबिटस या फिर ऑब्लिक। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ठीक है। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड है तो इसकी जो बेस्ट पोजीशन होती है दैट इज़ लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, मतलब कि पेशेंट को साइड पे लेटा, पेशेंट साइड पर लेटा है, फ्लूइड ग्रेविटी से सेटल हो जाएगा और हमें क्लियरली दिखाई देगा। और हम पहले उसको लेटा के थोड़ी देर, कुछ मिनट तक वेट करेंगे, लाइक 5 से 10 मिनट फ्लूइड को सेटल होने का टाइम देंगे, देन वी विल एक्सपोज द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ सेंट्रल रे फॉर एपी एक्सियल स्कल टाउन्स व्यू, ठीक है। जो टाउन्स व्यू होता है स्कल के लिए उसके अंदर हम एंगल क्या रखेंगे? एपी एक्सियल व्यू जो होता है जिसको हम टाउन्स व्यू भी बोलते हैं, तो ये मेनली यूज़ होता है, देखो, ऑसिपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम, डोर्सल सेली और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को देखने के लिए। तो इसके अंदर हम सेंट्रल रे जो एंगल करते हैं 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री कॉर्डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल रे फॉर एपी एक्सियल क्लेविकल इज अप्रॉक्सीमेटली। एपी एक्सियल क्लेविकल के लिए जो सेंट्रल रे है कितनी एंगल करेंगे हम? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 to 30 डिग्री या 45 डिग्री। तो क्लेविकल को रिब्स और स्कैपुला से फ्री प्रोजेक्ट करने के लिए सिफेलिक एंगुलेशन यूज़ होता है, ठीक है। क्यों यूज़ होता है एपी एक्सियल के लिए सिफेलिक एंगुलेशन? तो 15 से 30 डिग्री सिफेलिक एंगुलेशन हम प्रेफर करेंगे, तो क्लेविकल को रिब्स और स्कैपुला से फ्री प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब सुपर इम्पोजिशन ना हो, जिससे क्लेविकल को क्या किया हमने? रिब्स एंड स्कैपुला से फ्री प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिफेलिक एंगुलेशन देंगे, जो कि कितनी देंगे? 15 से 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर बेस्ट सीन इन वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू जिसको हम ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी बोलते हैं, वो इसमें से कौन से साइनस के इवैल्यूएशन के लिए हम प्रेफर करते हैं? तो ये मेनली इवैल्यूएट करता है मैक्सिलरी साइनस को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द AP लंबर स्पाइन इज सेंटर्ड एट, लंबर स्पाइन का AP व्यू कर रहे हैं तो हम सेंटरिंग कहाँ पे देंगे, L1 L2 L3 या फिर L4। तो हम सेंटरिंग देंगे एट लेवल ऑफ द इलियक क्रस्ट, वहाँ पे मेन L4। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका L4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवर्टिब्रल डिस्क लाइज बिटवीन, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो किसके बीच में होती है, वर्टिब्रल आर्क्स, वर्टिब्रल बॉडी, स्पाइनस प्रोसेस या ट्रांसवर्स प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क की तो ये एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि दो वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच होता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट टार्सल बोन इज, लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी होती है, सबसे पहले कितनी टार्सल बोन होती है, 7 टार्सल बोन होती है। कौन कौन सी होती है, टेलस, कैल्केनियस, नेविक्यूलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती है। ठीक है, 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती है। तो इसमें से जो लार्जेस्ट टार्सल बोन है वो कौन सी है, कैल्केनियस, जो कि क्या बनाता है, हील बनाता है, बॉडी वेट सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बोन फॉर्मिंग द हील इज, कौन सी बोन है जो कि हील का फॉर्मेशन करती है, तो ऊपर वाले में मैंने बता दिया हील का मेजर बोन कैल्केनियस होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लोब ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का लार्जेस्ट लोब कौन सा है, सबसे पहले ब्रेन के जो मेजर लोब्स होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। जो इनका फंक्शन क्या हो जाता है, मोटर कंट्रोल, पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, स्पीच, दैट इज जिसको हम ब्रोकास एरिया बोल देते हैं। तो इनमें से जो लार्जेस्ट लोब है वो कौन सा है, फ्रंटल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर सेपरेटिंग थॉरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी इज, वो स्ट्रक्चर जो कि थॉरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, प्लूरा, पेरिटोनियम, डायाफ्राम या फिर मीडियास्टर्नम। तो डायाफ्राम एक डोम शेड मसल है जो कि थॉरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। ठीक है, मेजर मसल है रेस्पायरेशन के लिए, ब्रीथिंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। प्लूरा की अगर मैं बात करूँ तो ये तो लंग्स की कवरिंग है। पेरिटोनियम की अगर मैं बात करूँ तो ये एब्डोमिनल लाइनिंग है। और अगर मैं बात करूँ मीडियस्टर्नम की तो ये जो सेंट्रल वो है थैलेसिक कैविटी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है, इनमें से फीमोरल वेन, जगुलर वेन, इन्फीरियर वेना केवा या पल्मोनरी वेन। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है जो कि सबसे बड़ी वेन होती है, क्या करती है ये, लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेगी। ठीक है, लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेगी और ब्लड को राइट ऑर्टरियम में रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वेन होती है हमारी इन्फीरियर वेना केवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट इज, इनमें से लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है। तो देखो थॉरेसिक डक्ट जो है बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेजल होता है, बॉडी के मेजोरिटी पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करता है। ये लिम्फ को लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थॉरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट तो देखो सिर्फ राइट अपर क्वाड्रेंट में ड्रेन करता है। सिस्टर्नस काइले, ये थॉरेसिक डक्ट का डायलेटेड बिगनिंग है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का सबसे मेन फंक्शन क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन, बाइल प्रोडक्शन, इंसुलिन सिक्रेशन या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, इसका मेजर फंक्शन होता है कि ये ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। ठीक है, आरबीसी ग्रेडयार्ड, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। इसलिए स्प्लीन को हम आरबीसी ग्रेडयार्ड कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके ब्लड को फिल्टर कर देता है, ये इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनी लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन वर्टिब्रल लेवल, जो किडनी है वो अप्रॉक्सीमेटली कौन कौन से वर्टिब्रल लेवल पे होती है, T10 to T12, T12 to L3, L2 to L5, L1 L4। तो जो किडनी है, किडनी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जो कि T12 to L3 वर्टिब्रल लेवल पे होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी। किस वजह से, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, लिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल एडल्ट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना होता है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है। चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूँ तो चिल्ड्रंस में हो जाती है 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, और अगर मैं बात करूँ इन्फेंट्स की तो इन्फेंट्स में होती है 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉर्मल ब्लड पीएच इज अप्रॉक्सीमेटली। ब्लड का नॉर्मली पीएच कितना होता है? तो ब्लड जो ह्यूमन ब्लड होता है वो क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन। तो अगर मैं बात करूँ पीएच की तो देखो 0 to 7 तो क्या हो जाता है? एसिडिक। ठीक है। और 14 पे हो जाता है न्यूट्रल, सॉरी 7 पे होता है न्यूट्रल, और फिर जो 7 से 14 क्या हो जाता है? एल्कलाइन या फिर बेसिक। तो जो नॉर्मल ब्लड पीएच है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 7.35 से 7.45, दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल इन ब्लड इज। ओके, ब्लड के अंदर कौन सा ऐसा मेन मॉलिक्यूल है ब्लड का जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, एल्ब्यूमिन। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक क्या करता है ये हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को तो लंग्स से टिश्यूज़ तक, और CO2 को टिश्यूज से लंग्स तक। ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पीनियल। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि नेक में होती है, ट्रैकिया के एंटीरियर में। T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है। T3 को हम ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को थायरोक्सिन भी बोलते हैं। फंक्शन क्या हो जाते हैं इसके? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, ग्रोथ रेगुलेशन। ठीक है भाई। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है बट साइज में स्मॉल है। पिट्यूटरी इज अ पी शेप्ड ग्लैंड होती है। जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है? थायराइड। नेक्स्ट है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज को लोअर करने में रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्लूकागन, इंसुलिन, कोर्टिजोल या एड्रेनलिन। तो जो इंसुलिन है वो पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है। ठीक है, जो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को लोअर करता है, रेगुलेट करता है। ग्लूकागन की अगर मैं बात करूँ तो ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट कार्टिलेज इन लैरिंग्स इज। लैरिंग्स के अंदर लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन से होते हैं? लैरिंग्स में सारे मेन का थायराइड, क्रिकोइड, आइटोन, एपिग्लोटिस होते हैं। तो जो थायराइड कार्टिलेज है वो लैरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज है। इसको कॉमनली हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन फॉर्मिंग फोरहेड हिज। फोरहेड, ठीक है, फोरहेड मतलब जो स्कल का इंटीरियर पार्ट। तो स्कल का इंटीरियर पार्ट कौन सी बोन बनाती है? फ्रंटल बोन। ठीक है। फ्रंटल साइनस कंटेन करता है ये, फोरहेड का फॉर्मेशन करता है, ऑर्बिट का अपर पार्ट फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है भाई? क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करूँ तो कितनी होती है क्रेनियल नर्व? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। सबसे पहली होती है ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल के लिए होती है, ऑप्टिक जो कि विजन के लिए होती है, ऑक्यूलोमोटर जो कि आई मूवमेंट के लिए होती है, ट्रॉक्लियर जो भी आई मूवमेंट के लिए होती है। ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट, प्यूपिल रेस्पॉन्स, ट्रॉक्लियर आई मूवमेंट, ट्राइजेमाइनल जो किस लिए होती है? फेस सेंसेशन, एब्ड्यूसेंस जो है वो आई मूवमेंट, फेशियल जो नर्व है वो फेस मूवमेंट। ठीक है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर ये हियरिंग बैलेंस के लिए। और फिर होती है हमारी ग्लोसोफेरिंजियल जो कि टेस्ट थ्रॉट सेंसेशन के लिए।
उसके बाद होती है हमारी वेगस नर्व जो कि हार्ट डाइजेस्टिव कंट्रोल के लिए होती है। उसके बाद होती है हमारी एक्सेसरी नर्व जो कि नेक शेल्डर मूवमेंट के लिए होती है। और फिर होती है हमारी हाइपोग्लोसर जो कि टंग मूवमेंट के लिए होती है। ठीक है, तो अब इनमें से पूछा है कि सबसे स्मॉल जो नर्व है क्रेनियल नर्व वो कौन सी है। तो सबसे स्मॉल जो थिनेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो है ट्रोक्लियर नर्व। कौन से नंबर की? वो 4th नंबर की जो नर्व है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम के डोर्सल साइड से इमर्ज होने वाला ओनली क्रेनियल नर्व है। कौन सी? ट्रोक्लियर नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व की, तो सबसे बड़ी जो क्रेनियल नर्व है जो कि फेस सेंसेशन मैस्टिकेशन मसल्स कंट्रोल करती है, चबाने वाली, तो वो कौन सी हो जाती है? ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, 5th क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी स्टोरेज। यूरिन स्टोरेज के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा। तो किडनी क्या कर रही है? यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। यूरेटर क्या कर रहा है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है? यूरिन को स्टोर कर रहा है। और यूरेथ्रा क्या कर रहा है? यूरिन को एक्सक्रेट आउट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर की जो ब्लैडर इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो अप्रॉक्स 400 to 600 ml यूरिन स्टोर कर सकता है। अभी सबकी वैरी कर जाएगी कुछ। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है 400 से 600 ml। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? फर्डस, बॉडी, पाइलोरस या फिर कार्डियक। तो कौन सा हो जाएगा? स्टमक के सारे मेन पार्ट है, जो बॉडी है वो क्या है? इसका लार्जेस्ट पोर्शन है। ठीक है, जिसके अंदर फूड का स्टोरेज होगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा, डाइजेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास का सबसे मेन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पैंक्रियास मल्टीपल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का। और लाइपेस क्या करता है? फैट का। तो सारे ही मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है पैंक्रियास के ही। तो इधर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन इज वाया। ठीक है, जो मेन ब्लड सप्लाई है ब्रेन का वो कौन सी आर्टरीज के थ्रू होता है? कैरोटिड, वर्टिब्रल, सर्कल ऑफ विलिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करूँ ब्रेन में, तो ब्रेन ब्लड सप्लाई मेनली 2 आर्टरियल सिस्टम से होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरीज। ये आर्टरीज मिलकर क्या बनाती है? सर्कल ऑफ विलिस, जो ब्रेन को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, और ये दोनों, ये जो आर्टरीज है मिलकर सर्कल ऑफ विलिस बनाती है जो ब्रेन को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है? इनमें से हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। तो लार्जेस्ट है हमारा नी जॉइंट। लार्जेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। फीमर टिबिया पटेला से जो बनता है, फंक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, वेट बियरिंग में काम करेगा। तो नी जॉइंट जो है लार्जेस्ट जॉइंट है ह्यूमन बॉडी का। अगर हम रेडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो देखना सबसे ज़्यादा जो व्यू है ना वो नी जॉइंट के ही है, जो हम पढ़ते हैं सनराइज, स्काईलाइन और भी बहुत सारे, वो किसके? नी जॉइंट के लिए हैं। मर्चेंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन बॉडी। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है? ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन जो है हमारी बॉडी का वो है एक्िलेस टेंडन। कौन सा टेंडन होता है ये? जो कि काफ मसल्स को कैल्केनियस बोन से अटैच करता है। कौन सी? जो हील बोन है, काफ मसल्स को कैल्केनियस बोन से अटैच करता है। फंक्शन क्या हो जाते हैं इसके? वॉकिंग में भी यही हेल्प करेगा, रनिंग में भी यही हेल्प करेगा, जंपिंग में भी यही हेल्प करता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाता है? स्किन। स्किन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और लिवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछ लिया तो लिवर बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, जिसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट स्टोरेज।
और वेट क्या होता है इसका अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है लिवर, ठीक है। आज की क्लास के हमने 50 MCQs कर लिए हैं हमारी 300 MCQ रिवीजन सीरीज़ के। तो आज हमारा 51 to 100 कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे होंगे, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये MCQ सीरीज़ की जो क्लास है वो 7 o'clock प्रीमियर हुआ करेगी एज़ पर योर वोट्स, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट्स का कोर्स एक्सप्लोर करना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, लिंक पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। और कोर्स खरीदने से पहले प्रोमो कोड लगाएंगे रेडिएशन, तो आपको उसमें 10% ऑफ भी मिलेगा। ओके, थैंक यू।